फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड 9C पोर्टल पर लाइव आ चुकी है और इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो एनुअल जीएसटी रिटर्न है कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 जो है उसके अंदर इतने बड़े बदलाव हैं कि हम इसको कंप्लीटली चेंज ही बोलेंगे। कंसेप्चुअली भी जीएसटी रूल्स के अंदर और जो फॉर्म है जीएसटीआर 9 का उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस बार के जो फॉर्म है 9 और 9C के वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले दिवाली आ रही है, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। फिनटेक्स प्रो के सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर चल रहा है अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट कूपन कोड आपको अप्लाई करना है दिवाली। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए सर, जीएसटीआर 9 और 9C पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 24-25 के 9 और 9C कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। बिकॉज अगर आप यहां पर देखेंगे जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शंस, तो जीएसटीआर 9 के इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले एक पॉइंट नोटिस कीजिए, इन द टेबल अगेन सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। यहां पर टेबल नंबर 6 आईटीसी से जुड़ी हुई होती है। मेन टेबल 6 और टेबल 8 के अंदर तो इतने बड़े बदलाव हैं कि वो कंप्लीटली चेंज हो गई है, आप ये समझ लीजिए। द टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट द वैल्यू पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ओनली। इसके बाद एक पॉइंट और ऐड किया गया क्लैरिफिकेशन के लिए, फॉर विच एनुअल रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। टेबल 6 और टेबल 8 में आईटीसी का डेटा देते टाइम स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है वो सबसे बड़ी सिरदर्दी क्रिएट करता था। -1 ईयर का, +1 ईयर का डेटा एडजस्ट करो, ये एडजस्ट करो, वो एडजस्ट करो, उसकी वजह से डिफरेंस आते थे। टेबल 6 में डिफरेंस आ रहा है, कभी टेबल 8 में डिफरेंस आ रहा है, कभी भी रिकंसिलेशन जो है वो हो ही नहीं पाता था एनुअल जीएसटी रिटर्न के अंदर, और मैं बहुत परेशान था। अभी तक मैंने बहुत रिटर्न्स फाइल की, बहुत वीडियोस बनाई, बट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती थी जीएसटीआर 9 के अंदर डेटा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। स्पेशली आईटीसी की जब बात आती थी तो आईटीसी के डेटा में कंसेप्चुअल और लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी। अब यहां पर एक क्लैरिटी दे दी है कि फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 का जब आप काम करेंगे, जीएसटीआर 9 और 9C जब फाइल करेंगे, तो जिस ईयर का आप फाइल कर रहे हैं उस ईयर का डेटा ही आपको डालना है टेबल नंबर 6 के अंदर। ये क्लैरिटी हमको यहां पर मिल चुकी है। इसके साथ साथ इसी वजह से अगर आप देखेंगे इस बार की टेबल नंबर 6 जीएसटीआर 9 की, अगर आप टेबल नंबर 6 को चेक करेंगे तो टेबल नंबर 6 में आपको एक चीज यहां पर दे दी है, आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि अवेल किया है आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे, जो प्रीवियस ईयर का आईटीसी है, जैसे 24-25 का है, तो उससे पुराना आईटीसी जो आपने इस ईयर क्लेम किया है, हम मैनुअली अपनी वर्किंग में उसको माइनस करते थे एंड उसके बाद 6B में जो बाइफर्केशन देते थे वो उसके अकॉर्डिंग देते थे। अब इसकी वजह से होता यह था कि टेबल 8 से तो वो मैच हो जाता था जाकर के, लेकिन टेबल नंबर 6 के अंदर डिफरेंस अराइज हो जाता था, बिकॉज टेबल 6 के अंदर तो ये माइनस करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था। सिंपली बोलूं, -1 ईयर की एडजस्टमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, उसके लिए कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं था। इस साल से वो फंक्शन यहां पर आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। माइनस ईयर की एडजस्टमेंट आप यहां पर कर सकते हो और आपका जो नेट आईटीसी आएगा उसका ही बाइफर्केशन आपको देना है। यानी जो नेट आईटीसी आपका आएगा ये आएगा ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। इस ईयर का ये आईटीसी आएगा और इसी का बाइफर्केशन आपको यहां देना है इनपुट कैपिटल गुड एंड सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लाया गया, तो इसकी वजह से अब जो डेटा है टेबल 6 के अंदर वो FY 24 एंड 25 का ही रहेगा, और टेबल 6 का जो डिफरेंस स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से आता था -1 वाला, वो यहां पर आपका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ टेबल 8 के अंदर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। टेबल 8 के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको एडवाइजरी से समझाता हूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। और अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कोर्स में कवर करूंगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको जीएसटीआर 9 और 9C के सारे सेशन में ट्राई करूंगा अपलोड करने के कोर्सेज के अंदर डिटेल मैनर में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं इस एडवाइजरी में क्या क्या पॉइंट यहां कवर किए हैं।
पहली क्वेरी है कि व्हेन माय GSTR 9 एंड 9C फॉर द FY 24-25 विल बी इनेबल्ड। तो सर इस बार आपको अपनी R1 और 3B फाइल करनी है 24-25 की सारी, तभी आपका ये इनेबल होगा। अगर कोई आपकी R1 और 3B पेंडिंग है तो डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, GSTR 9 भी आपकी इनेबल नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, थर्ड एडवाइजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 8 है। थर्ड एडवाइजरी को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। इस बार जब आप जीएसटी रिटर्न 9 या 9C फाइल करेंगे उसको 14 नवंबर या उससे पहले बिल्कुल भी फाइल नहीं करनी है आपको। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो टेबल 8A है, मैं आपको बता देता हूँ, टेबल 8A में जो डेटा आता है दिस इज योर टेबल 8, और 8A के अंदर जो डेटा आता है वो आता है 2B से। अब 8A के अंदर जो डेटा है वो FY 24-25 का भी आएगा, और वो इनवॉइसेस जो 24-25 के हैं बट आपने रिपोर्ट किए हैं स्पेसिफाइड डेट तक, तो स्पेसिफाइड डेट 30 सितंबर से पहले की जो रिटर्न होती है अक्टूबर की रिटर्न आपकी बनती है। अक्टूबर का GSTR 2B तक जो जो इनवॉइसेस प्रीवियस ईयर के हैं जो यहां पर फॉल हो रहे हैं वो भी आपके इसके अंदर कवर होंगे, टेबल 8A के अंदर कवर होंगे, नोट कर लीजिए। इसीलिए अगर आप 40 और आपकी अक्टूबर मंथ की GSTR 2B कब जनरेट होगी, अक्टूबर की 2B तो 14 नवंबर को ही जनरेट होगी, तो अगर आप उससे पहले फाइल कर देंगे तो अक्टूबर मंथ में अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जो प्रीवियस ईयर का है वो डेटा यहां कैप्चर नहीं हो पाएगा और गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप 14 नवंबर तक का एटलीस्ट वेट कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी GSTR 9 और 9C की फाइलिंग की तरफ जाइए। वर्किंग ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, पूरे साल का रिकंसिलिएशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तो आपको अक्टूबर में ही करना पड़ेगा जिससे आप दूसरी पार्टी को भी इन्फॉर्म कर दो। तो जो रिकंसिलिएशन, एनुअल रिकंसिलिएशन जो ITC का करते हैं आप वो जरूर कीजिए, और वर्किंग करनी है वो कर सकते हो। फाइलिंग वाला काम 14 नवंबर या उसके बाद में ही करना, बिकॉज टेबल 8A जो है वो कंप्लीट आपकी अक्टूबर का डेटा 14 नवंबर को होगा, तो उसके बाद ही आप अपनी GST रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाइएगा। ठीक है, वही वाला पॉइंट अब यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और इस बार इसमें भी चेंज है, टेबल नंबर 8A, व्हाट इज टेबल 8A ऑफ GSTR 9 एंड हाउ इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। लास्ट ईयर तक इसमें थोड़े से चेंजेस थे। लास्ट ईयर तक होता क्या था, आपकी जो टेबल 8 है वो जनरेट होती थी बेस्ड ऑन योर GSTR 2B ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर के जो भी 2B में डेटा आ रहा है वो आपका आ जाए। अब 2B में कई बार क्या होता है ना, पुराना डेटा भी आ जाता है। पुराना डेटा कैसे आ जाता है, जैसे कोई इनवॉइस आपके सप्लायर ने लेट फाइल किया, अब अगर लेट फाइल किया वो 2B में लेट आया तो यहां पर 8A उसको भी कैप्चर कर लेता था, मतलब वो उस ईयर का डेटा नहीं है लेकिन 2B में वो कैप्चर हो गया है तो टेबल 8A भी उसको कैप्चर कर लेता था। तो इससे हो क्या रहा है, इससे रिपोर्टिंग अब मल्टीपल ईयर्स की हो गई टेबल 8A में। अब टेबल 6 से टेबल 8 को कंपेयर करना होता है। टेबल 8 में जो कंपैरिजन होता है वो टेबल 6 से होता है ना। टेबल 6 और 8 का कंपैरिजन आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज टेबल 6 में जो डेटा आ रहा है वो तो केवल 24-25 का आ रहा है। भाई रूल के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंज हो गए, टेबल नंबर 6 में जो डेटा जाएगा वो केवल FY 24-25 का ही जाएगा। तो टेबल 8 में भी आपको डेटा 24-25 का ही लेकर के चलना होगा। आप प्रीवियस ईयर का या कोई और ईयर का डेटा वहां नहीं ले सकते हैं। तो अगर 2B में कोई डेटा आ रहा है और वो उस ईयर का नहीं है तो यहां पर अब इस ईयर से टेबल 8A उसको फिल्टर आउट कर देगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, वैसे यहां मेंशन किया हुआ है, पढ़ लीजिए। वही चीज मेंशन की हुई है कि टेबल 8A फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल फिल्टर आउट ऑल द एडजस्टमेंट्स विच इज नॉट रेलिवेंट टू दैट ईयर। मतलब अगर कोई इनवॉइस आपके 24-25 में आ रहा है और वो प्रीवियस ईयर का है, या कोई इनवॉइस आपके आगे के 2B में आ रहा है लेकिन वो है 24-25 का, कंसेप्ट बिल्ड कर लोगे, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। कंसेप्ट ये है कि बिकॉज टेबल 6 24-25 की है, टेबल 8 में जो डेटा जाएगा दैट वुड ऑल्सो बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। अब पढ़िए इस पॉइंट को, क्योंकि टेबल 8A भी चेंज हो गई है। लास्ट ईयर तक तो ये चलता था कि भाई जो 2B में डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे 8A जनरेट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है जी, अब इसको रिमूव कर दो। अब कंसेप्ट जो है, टेबल 8A ऑफ FY 24-25 कैप्चर द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है FY 24-25। 8A में वही डेटा आएगा दैट इज पर्टेनिंग टू FY 24 एंड 25 अपीयरिंग इन द 2B। पूरा 2B नहीं जाएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरा 2B 8A में नहीं जाएगा।
only those records which are pertaining to the FY 24-25 appearing in 2B in any 2B, अगर वो बाद वाले 2B में आ रहा है वो भी 8A का पार्ट बनेगा। बाद वाले 2B में आ रहा है मतलब जैसे 24-25 का कोई इनवॉइस है और वो मई 25 में आ रहा है, वो भी आपके 24-25 के 8A का पार्ट बनेगा। सर ये क्या ऐसा तो नहीं होता था? ऐसा ही होगा अब, बिकॉज अब जो डेटा जाएगा टेबल 8A में वो 24-25 का जाएगा। अब जो इनवॉइसेस जाएंगे टेबल 8A में वो 24-25 के जाएंगे। देखिए, therefore 8A of table 9 will include all inward supplies pertaining to FY 24-25। 24-25 के जितनी भी सप्लाईज हैं वो इसमें कवर होंगी, appearing in GSTR 2B of FY 24-25 and will also include, देखो जो 24-25 के 2B में आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 24-25 के 2B में जो इस ईयर का डेटा है वो तो आपका आएगा ही आएगा। ऑल्सो एंड विल ऑल्सो इंक्लूड द इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू 24-25 अपीयरिंग इन 2B ऑफ द नेक्स्ट FY 25-26। यानी नेक्स्ट 25-26 के 2B में भी अगर कोई पुराना इनवॉइस आ रहा है ना 24-25 का between April to October, that would also cover between April to October 2025, that will also be a part of 8A of FY 24 and 25। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, मुझे एक बात बताइए, अक्टूबर तक का डेटा ये बोल रहा है, अब अक्टूबर 25 की 2B जनरेट कब होगी? सर 14 नवंबर को होगी। 14 नवंबर 2025 को ही तो होगी, इससे पहले थोड़ी जनरेट हो जाएगी। तो इससे पहले अगर आप 9 फाइल कर दोगे तो 8A आपका कंप्लीट नहीं है वो। अब हो सकता है कि कोई डिफरेंस ना आए किसी केस में, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप वेट करें 14 नवंबर का, जब आपका 8A कंप्लीटली बन जाए उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएं। अच्छा, उसके बाद है एक्सक्लूड भी करेगा, कुछ एक्सक्लूड भी करेगा द इनवॉइसेस पर्टेन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 के इनवॉइसेस अगर किसी सप्लायर ने लेट फाइल करे, लेट्स से मई 2024 के 2B में आ रहे हैं आपके वो, तो वो भी यहां से एक्सक्लूड होंगे। इवन दो आपके मई 24 के 2B में है, लेकिन वो इनवॉइस प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का जो होगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है सर। सर अक्टूबर के बाद का जो इनवॉइस है उसको क्यों नहीं एक्सक्लूड कर रहे? क्योंकि वो तो इनवॉइस वैसे ही इनएलिजिबल हो जाते हो आप, वो तो इनएलिजिबल है, उसका तो ITC नहीं मिलता, तो उसको तो एक्सक्लूड करने का पॉइंट ही नहीं बनता, वो तो इंक्लूड ही नहीं है उसमें, 8A में होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसका पॉइंट नहीं है। अक्टूबर तक जो है 24 तक का वो सारा एक्सक्लूड किया जाएगा। मैं सिंपल बताऊं क्या हुआ, यहां पर जो स्पिल ओवर की एडजस्टमेंट हम करा करते थे वो इन्होंने यहां पर करके दे दी है। लास्ट ईयर तक सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती थी कि GSTR फॉर्म के अंदर हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम -1 ईयर हटाएं +1 ईयर को एडजस्ट करें। एडजस्टमेंट करने की फैसिलिटी नहीं थी, वो हमको अपनी वर्किंग में करनी होती थी। अब वो सारी फैसिलिटी आपको पोर्टल पे दे दी गई हैं। अब आपका फॉर्म कुछ हद तक, अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा 100% सही हो गया, बिकॉज अभी मैं आपको क्लेम रिक्लेम वाला पॉइंट समझाऊंगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिकल लगती नहीं है, जो सर के ऊपर से चली जाती हैं। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो ये वाले पार्ट चेंज हुए हैं ना, टेबल 6 और टेबल 8 के, जहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई उसी ईयर का डेटा हम खाली लेकर के चलेंगे, अब जो है GSTR 9 एक रेलिवेंट रिटर्न, रेलिवेंट फॉर्म बन जाता है कि भाई एक ऐसा आपका 24-25 का रिटर्न है तो वो 24-25 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो एक रेलिवेंट, एक यूजफुल फॉर्म बन जाती है GSTR 9, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। इस तरीके से टेबल 8A के अंदर चेंज हुए। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं टेबल 8A में क्या चेंज हुए हैं, तो वो यही चीज है कि जो 24-25 के इनवॉइसेस हैं, चाहे वो माइनस में है चाहे प्लस में है, अगर वो 24-25 का इनवॉइस है तो 8A उसको कैप्चर कर लेगा। समझ में आ गई बात? बस यही तो समझाना चाह रहा था मैं। सिंपल है, लॉजिकल है, ये चीज अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद टेबल 6 समझेंगे हम। मैं अभी ये वाले अभी 4 और 5 लेता हूँ पॉइंट, बट पहले पॉइंट नंबर 6 को समझ लेते हैं कि व्हाट इज टेबल 6A1। ये 6A1 क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी। टेबल 6A1 जो है ये वाली है,
ये वाली टेबल 6A1 ये भी नई इंट्रोड्यूस हुई है, बिकॉज टेबल 6 के अंदर भी हमको डेटा चाहिए FY 24-25 का। अब यहाँ पे जो 6A में डेटा आता है वो 3B से आता है, 3B में प्रीवियस ईयर का भी डेटा होगा, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर 6A1 को इंट्रोड्यूस किया गया। टेबल 6A1 ऑफ GSTR 9 ऑफ FY 24-25 कैप्चर द ITC ऑफ प्रीसीडिंग ईयर 23-24 claimed by the recipient in the current financial year 24-25 till specified time period, and it is also included in table number 6A of GSTR 9 of. However, any ITC pertain to 23-24 or any other preceding financial year has been reclaimed during current financial year on account of 37, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी ये रिक्लेम वाले पॉइंट पे मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। यहाँ पर अभी भी हल्की सी कंफ्यूजन बनी हुई है, यहाँ पर थोड़े से आपके दिमाग के घोड़े जो है वो खुल जाएंगे, तो वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। देयरफॉर द अमाउंट कैलकुलेटेड इन 6A2, 6A minus 6A1 is the ITC pertain to करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25। सिंपली इस वाले के अंदर जो ये हमको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो ये वाला पॉइंट ही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो ये वाला आईटीसी है A2 का 6A2 का, दैट इज रिलेटेड टू FY 24 एंड 25 ओनली, विच इज चेंज्ड, जो कि आपका इंस्ट्रक्शंस के अंदर GSTR 9 के इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंज किया गया। ऐसा नहीं है अब ये वाला, हम ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ ये इन्फोसिस वाले अपनी तरफ से कर देते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो रूल्स को ध्यान में रख करके भी करते हैं, और जो ये वाला चेंज है वो आपके रूल्स को ध्यान में रख करके ही किया गया है। ठीक है सर, ये समझ में आ जाता है। अब मैं आपको ये वाले पॉइंट समझाता हूँ। पॉइंट नंबर, क्वेरी नंबर 4 जो था FAQ, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन GSTR 9 ड्यू टू एक्शन टेकन इन IMS? तो IMS का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बिकॉज GSTR 9 में GSTR 2B से डेटा आता है, तो 2B के बेसिस पर होगा, IMS का कोई इंपैक्ट नहीं है। विल द सप्लाईज एडेड अमेंडेड थ्रू GSTR 1A बी कंसिडर फॉर ऑटो पॉपुलेशन? जो आपने 1A से किए क्या उसको कंसिडर किया जाएगा? यस, बिल्कुल किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल थे, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का था नहीं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करें। एंड गाइज नेक्स्ट हमारा जो FAQ है वो है ITC रिक्लेम से जुड़ा हुआ। देखिए GST के अंदर दो तरीके के रिवर्सल होते हैं, एक परमानेंट रिवर्सल होता है, एक टेम्पररी नेचर का रिवर्सल होता है। तो जो परमानेंट रिवर्सल होते हैं जैसे सेक्शन 17(5) ब्लॉक रिवर्सल, उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन जो टेम्पररी नेचर के रिवर्सल होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सो अगर आपने भी कोई टेम्पररी नेचर का रिवर्सल किया है एंड देन उसको रिक्लेम किया है, तो वहां पर जो है थोड़ी सी टेंशन आपकी जो है बढ़ने वाली है। अगर वो सेम ईयर के अंदर है, सेम ईयर के अंदर अगर वो ट्रांजैक्शन आ जाती है तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन अगर वहां पे आपके मल्टीपल ईयर्स हो रहे हैं, वो मैं आज के सेशन में कवर नहीं करूंगा, वो वैसे मेरे पेड कोर्स में कवर रहेगा। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो ट्राई करूंगा यूट्यूब पे डालने का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आपका ईयर चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, सपोज 3 ट्रांजैक्शन है, एक होता है क्लेम, एक होता है रिवर्सल एंड एक लास्ट आता है रिक्लेम। अब यहां पर इस साल से इन्होंने किया क्या है, चेंज कर दिया रिपोर्टिंग के अंदर, और चेंज भी कैसा किया है कि अब आप कंफ्यूज ही कंफ्यूज होने वाले हो। वो मैं ज़्यादा डीप ड्राइव अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक हो गया, जिसके लिए सेपरेट वीडियो ये डिजर्व करता है। 1 से 1.5 घंटे का मास्टर क्लास डिजर्व करता है ये वाला टॉपिक। ट्राई करूँगा मैं यूट्यूब पर डालने का, देखेंगे यूट्यूब पर डालना नहीं डालना, कोर्स में तो आएगा ही, वो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा मैं इससे रिलेटेड। बट ये समझ लो ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर सेम ईयर है तो ये पूरी ट्रांजेक्शन अगर एक ही ईयर में ये सारी ट्रांजेक्शन हुई है, भाई FY 24-25 में हुई है, तब समझ लो तब क्या ट्रांजेक्शन आपको करनी है। उस केस में जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी, सबसे पहले जो आपने क्लेम किया उसको आप कहाँ रिपोर्ट करोगे, उसको आप रिपोर्ट करो 6B के अंदर, उसका बाइफर्केशन दो, ठीक है, रिवर्सल टेबल 7 में दो। उसके बाद रिक्लेम भी आपने सेम ईयर में किया है, तो रिक्लेम आप कहाँ दोगे, टेबल नंबर 6H के अंदर आपको रिक्लेम देना होता है। ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 7 के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 8 एंड 9 एंड इसके एग्जाम्पल्स, और पॉइंट नंबर 24 ये नोट कर लीजिए। ये मैं आज के सेशन में नहीं ले रहा हूँ। सर क्या आधी अधूरी वीडियो बनाते हो? बाबू आधी अधूरी वीडियो वाली बात नहीं है। अगर मैं उसको आज ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल और टेक्निकल हो जाएगा, और शायद आप आधे में वीडियो छोड़ करके भाग जाओ। इसीलिए मैं ये वाले पॉइंट आपके ले नहीं रहा हूँ। जो कौन से वाले हैं, क्लेम, रिवर्सल और रिक्लेम वाले, जो नेक्स्ट ईयर में है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, वो एक बार समझिएगा, ठीक है।
पॉइंट नंबर 10 है वेदर देयर आर एनी चेंजेस इन टेबल नंबर रिपोर्टिंग ऑफ 6M एज देयर हैज़ बीन चेंज इन लेबल। 6M में क्या कोई चेंज आया? कोई 6M के अंदर कोई चेंज नहीं आया। टेबल 8A एग्जैक्टली क्या होती है और वो कहाँ से आएगी? टेबल 8A में जो चेंज आया वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि टेबल 8A आप डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड पे जा करके। एंड क्या ऐसा हो सकता है कि टेबल ए की एक्सेल में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो और यूआई पे ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल हो? हाँ जी, ऐसा ज़रूर होता है। स्पेशली आरसीएम का केस आपने देखा होगा। आरसीएम के कई सारे इन्वॉइसेस होते हैं जो एक्सेल में आते हैं बट वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं। इन द फॉलोइंग सिनेरियो, देखिए जो भी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा, बिकॉज 8A तो एडिटेबल है नहीं, अनएडिटेबल है, वो आपका फाइनल डेटा होगा 24-25 का होगा। 8A एक्सेल एंड ऑनलाइन जो है कैन हैव डिफरेंस डिटेल। पहला है आउटवर्ड सप्लाई कवर जो है वो आरसीएम के अंदर होती है टेबल 8A एक्सेल बट नॉट अपीयर इन 8A। अगर आपने कोई आरसीएम में लायबिलिटी पे की है तो वो आपके 8A में अपीयर हो सकती है बट वो आपके ऑनलाइन वाले पे अपीयर नहीं हो। एक्सेल में अपीयर हो सकती है बट ऑनलाइन अपीयर नहीं होगी। आउटवर्ड सप्लाई, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जनरली आपको 8A में ज़्यादा ही डेटा मिलेगा, ऑनलाइन कम आपका डेटा आएगा। आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड एज नॉर्मल चार्ज एंड अमेंडमेंट जो आपने हुई है वो अमेंडमेंट टू रिवर्स चार्ज देन इट विल बी अपीयर इन टेबल 8A। वही सेम है कि जो सप्लायर ने पहले तो इनवॉइस नॉर्मल चार्ज में काटा फिर बाद में अमेंड करके उसको रिवर्स चार्ज में कर दिया, तो उस केस में भी वो एक्सेल में तो अपीयर हो जाएगा बट आपके ऑनलाइन में वो अपीयर नहीं होगा। आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड एज IGST एंड सब्सिक्वेंटली आप जो है वेयर रिसिपेंट एंड सप्लायर बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट, दो डिफरेंट स्टेट से आप बिलोंग करते थे तो आपने जो है वो IGST का इन्वॉइस बना दिया, लेकिन बाद में जाकर के आपने क्या किया, अमेंड कर दिया उसको, POS को अमेंड कर दिया और वहाँ पर SGST और CGST हो गया, वहाँ पर चार्ज हो गया। तो दिस रिकॉर्ड इज इनएलिजिबल फॉर ITC बिकॉज POS रूल्स के अकॉर्डिंग वो इनएलिजिबल हो गया। GST नंबर आपके दूसरे स्टेट का है और C और S वहाँ अगर अप्लाई होता है तो आप ITC के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। एंड इट विल बी अब इसके लिए कोई प्रोविज़न तो नहीं है बट टेक्निकलिटीज़ की वजह से जो प्रोविज़न का स्ट्रक्चर है हमारा लॉ का, उसकी वजह से ये चीज़ डिसअलाउंस आ जाती है। लॉ में ऐसा स्पेसिफिक कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरीके का ITC के लिए डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इन टेबल 8 एक्सेल में आपको मिल जाएगा बट ऑनलाइन वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। फोर्थ है आउटवर्ड सप्लाई अमेंडेड फ्रॉम 24-25 टू 25-26। आउटवर्ड सप्लाई जो थी वो अमेंड कर दी दूसरी पार्टी ने, वो इन्वॉइस 24-25 का था उसको एक्सटेंड करके 25-26 में डाल दिया, तो उस केस में उस ईयर का इन्वॉइस ही नहीं रहा, तो वो एक्सेल में आएगा बट वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे शो नहीं होगा। कोई आउटवर्ड सप्लाई जो अमेंड कर दी 25-26 से 24-25 में, दैट विल बी अपीयर इन 8A एक्सेल एंड इट विल बी अपीयर इन 8A ऑनलाइन। जब दोनों में अपीयर ही होगा तो फिर डिफरेंस क्यों होगा? अच्छा ये 2B इसमें अपीयर होगा तो डिफरेंस में क्यों डाला है फिर भाई? अगर तो दोनों में ही अपीयर हो रहा है तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें अपीयर होगा इस वाली टेबल में के अंदर, B2B A के अंदर वहाँ पर आएगा वो, एंड टेबल 8A के ऑनलाइन में भी वो चीज़ आएगी। It may be noted that 8A online is correctly populated whereas there are some additional records may present in 8A on account of above mentioned point। इन पॉइंट की वजह से एक्सेल में ज़्यादा आपके इन्वॉइसेस आ सकते हैं बट आपके पोर्टल पे जो रहेंगे वो उस ईयर के 24-25 के एक्चुअल इन्वॉइसेस ही रिपोर्ट किए जाएंगे। क्या आपका कोई वेदर एनी अमेंडमेंट मेड बाय माय सप्लायर इन IFF बाय GSTR 1A IFF विल चेंज द ऑटो पॉपुलेट इन माय टेबल 8A एक्सेल एंड ऑनलाइन। एनी अमेंडमेंट जो उसने की है वो ऑटो पॉपुलेट इन टेबल 8 विल बी अमेंडेड रिकॉर्ड इफ अमेंडेड सप्लाई पर्टेन टू 24-25। यस, अगर इन्वॉइस जो है इन्वॉइस डेटेड 33/2025 का वॉज इट एडेड इन GSTR 1 फॉर अप्रैल 2025 एज दिस वॉज एलिजिबल रिकॉर्ड फॉर 24-25 हैंस अपीयरेंस ऑफ 8A जो है उसके अंदर वो आ जाए। लेकिन वो अमेंडमेंट जो है वो ये नहीं होनी चाहिए जैसे ये वाली अमेंडमेंट जो हमने पढ़ी थी ना अभी कि भाई आपने POS चेंज कर दिया या उसका फाइनेंशियल एरिया आपने चेंज कर दिया, वो वाली अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो वाली अमेंडमेंट है तो फिर वो एक्सेल में आएगा बट आपके ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं आएगा वो। इसके अलावा कोई नॉर्मल अमेंडमेंट है, डेबिट नोट का इंक्रीज डिक्रीज वाली अमेंडमेंट है, वो आपकी कंसिडर ज़रूर की जाएगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 14, इन केस व्हेन सप्लायर एडेड द इनवॉइस ऑफ FY 24-25 इन GSTR 1 till next financial year till the specified period April 25 to October 25, then how it will be auto populated in table number 8A। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। आपका जो अक्टूबर 2025 का GSTR 2 भी जनरेट होगा जो कि 14 नवंबर को जनरेट होगा, वो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इन केस सप्लायर रिपोर्टेड इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट फॉर द FY 24-25 अप टू द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, देन सच रिकॉर्ड विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 8A ऑफ GSTR 9 फॉर FY 24-25 ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट पीरियड बाय द रिसिपेंट एज ITC टू बी क्लेम बाय द रिसिपेंट इन हिज
3B, तो रिसिपेंट जब 3B फाइल करेगा तब जो है उसके बाद वो आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल, इफ माई सप्लायर रिपोर्टेड इनवॉइस 24-25 इन GSTR 1 till specified time period, then it is part of GSTR 2B of the recipient as eligible ITC. Now this invoice will be visible to taxpayer in table 8A. वही चीज़ है, 14 नवंबर को जब 2B जनरेट होगा तब आपका 8A अपडेट हो जाएगा। व्हाट इज टेबल 8C ऑफ GSTR 9? टेबल 8C कंटेन डेटा ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज अवेल्ड in next financial year within the specified time limit. This table shall not include ITC which was claimed and reverse in the current financial year and reclaim in next financial year. next financial year में अगर आपने उसको reclaim किया है तो वो आपका यहाँ पर कवर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों चेंज किया गया? ये बेसिकली यहाँ पर अमेंडमेंट आई है, इस बार जो है वो चेंज किया गया फॉर्म के अंदर, उसकी वजह से ये आया है। हेंस टेबल 8C ओनली कंटेन द मिस्ड ITC ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज क्लेम्ड इन GSTR 3B ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक में जो मिस्ड ITC मतलब रिक्लेम वाले ITC आप नहीं डालेंगे 8C के अंदर। ओनली जो नॉर्मल मिसिंग ITC है वो खाली आपको डालने होंगे टेबल 8C में। ये वाला पॉइंट आपका काम आएगा जब मैं आपको रिक्लेम वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर भी ये वाला पॉइंट आपका काम आएगा, बिकॉज आप कंफ्यूज होंगे 8C में आपने ये एंट्री सर क्यों नहीं डाली। ठीक है, वहाँ आपके ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। रिक्लेम वाली जो होगी जो नेक्स्ट ईयर में जो रिक्लेम कर रहे हो, वही पॉइंट हुआ ना भाई कि आप नेक्स्ट ईयर में उसको रिक्लेम करो, लेकिन वो 8C में नहीं जाएगा बिकॉज इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो चेंज कर दिया है। वेदर टेबल 8C विल हैव ITC विच इज क्लेम्ड एंड रिवर्स इन FY 24-25 एंड रिक्लेम इन FY 25-26। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ऐसा अब नहीं हो पाएगा। जो रिक्लेम आप कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में वो आप 8C के अंदर रिपोर्ट नहीं करोगे, ऑल दो वो टेबल 13 में रिपोर्ट हो सकती है, बट वो 8C के अंदर तो इन एनी सिनेरियो रिक्लेम वाला ITC जो नेक्स्ट ईयर में किया वो आप क्लेम नहीं करोगे टेबल 8C में। और ऐसा इसलिए है बिकॉज आपका डिफरेंस अराइज ना हो, तो वो डिफरेंस को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारे स्टेप्स किए गए हैं। इन केस ये मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल जब नंबर्स होंगे ना, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल वैसे इन्होंने दिया हुआ है पर उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। वेयर द ITC हैज बीन क्लेम एंड रिवर्स इन FY 24-25 एंड रिक्लेम इन 25-26, सच रिक्लेम ITC शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 8C में आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे रिक्लेम वाले ITC को। देखो यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, देखो मिस्टर ए हैज़ क्लेम द ITC इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 में आपने ITC क्लेम किया तो वो आपके 3B में आ गया, एंड देन उसको आपने रिवर्स कर दिया मार्च 2025 के अंदर बिकॉज द गुड्स हैज़ नॉट बीन रीच टू हिज फैक्ट्री में गुड्स नहीं आई थी तो आपने रिवर्स कर दिया। नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल 25 द ITC हैज़ बीन रिक्लेम, अप्रैल में गुड्स आपके पास आ गई तो गुड्स आएगी तभी आप क्लेम कर पाओगे, आपने गुड्स क्लेम किया अप्रैल के अंदर। मिस्टर ए विल रिपोर्ट दिस ITC इन टेबल नंबर 6B एंड टेबल नंबर 7H। 6B के अंदर आप क्या करोगे, बाइफर्केशन दोगे उस ITC का, और 7H के अंदर आप उसका रिवर्सल करोगे। तो मार्च में आपने क्या किया, पहले आपने क्लेम किया, आपके 2B में आया, आपने उसको क्लेम किया, क्लेम करने के बाद आपने उसको रिवर्स किया, तो जो क्लेम किया उसके रिस्पेक्ट में 6B में बाइफर्केशन दो, जो रिवर्स करोगे आप उसके लिए आप दो उसका 7 के अंदर बाइफर्केशन, एंड उसके बाद में अब रिक्लेम की बात करते हैं। The table 8A will have the corresponding ITC and also the table 8B will be auto-populated from 6B of GSTR 9 for 24-25। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप उसको 8C में डाल दोगे रिक्लेम को तो वो आपका डिफरेंस अराइज हो जाएगा, बिकॉज आपकी जो 8A में डेटा आ रहा है 8A will have the corresponding ITC। 8A में जो डेटा आता है 8A के अंदर डेटा कहाँ से आता है आपका, 8A के अंदर आपका जो डेटा आएगा वो GSTR 2B से आएगा, और GSTR 2B में तो वो 24-25 के 2B में आ चुका है वो ITC, और उसके बाद 8B के अंदर डेटा जो आता है वो कहाँ से आता है, वो टेबल 6 से डेटा फैच होकर के आता है, और टेबल 6 में डेटा आता है GSTR 3B से, तो GSTR 3B में भी वो डेटा आ रहा होगा। रिवर्स आपने कर दिया बट रिवर्स तो टेबल 7 में गया ना, रिवर्सल तो टेबल 7 में गया, आपने 6B में उसको क्लेम भी तो कर लिया, तो आपके टेबल 8A में भी वो आ रहा है बिकॉज 2B में आ रहा है, और आपके 8B में भी आ रहा है बिकॉज 3B में आपने उसको क्लेम किया है, तो दोनों जगह वो ITC आ रहा है। तो उस केस में आपका जो है
ये दोनों मैच हो जाएंगे। अगर आप 8C में डालोगे तो डिफरेंस अराइज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट देयर इज नो डिफरेंस इन 8D, इट मीन्स ITC विच इज रिक्लेम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 8C एज इट विल क्रिएट द मिसमैच इन टेबल नंबर 8D। दिस रिक्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 13 में आप उसको रिपोर्ट करोगे ओनली, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में आपने उसको रिक्लेम किया, तो आप टेबल नंबर 13 में आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको, बट आप 8C में उसको रिपोर्ट मत करो, वरना उसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो जाएगा। तो जो हमारी बेसिकली डिफरेंस आता था स्पिल ओवर की वजह से, जो डिफरेंस आता था टेबल 8 में और टेबल 6 में, उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो की गई है यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 आपका आता है, इन व्हाट केसेस ITC शैल बी रिपोर्टेड इन 8C ऑफ GSTR 9। ये मैंने आपको बता दिया। द ITC pertaining to 24-25 which is part of GSTR 2B and auto populated in 8A of GSTR 9 but which has not been claimed by the recipient during the FY 24-25 and hence he is availing the corresponding ITC first time in 3B of the next financial year till the specified time period। रिक्लेम में फर्स्ट टाइम नहीं करते, रिक्लेम में, रिक्लेम का मतलब ही क्या हुआ, जो दोबारा से क्लेम कर रहे हो। तो 8C जो है वो स्पेसिफिकली उस ITC को क्लेम करने के लिए जो फर्स्ट टाइम क्लेम कर रहे हो, वही इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। तो जो फर्स्ट टाइम आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करोगे, जो लाइक ये आपका हो गया 24-25, ये आपकी स्पेसिफाइड डेट हो गई, ठीक है। तो इस ईयर का ITC जो यहाँ पर आप फ्रेश क्लेम कर रहे हो, फ्रेश मतलब आप रिक्लेम नहीं, जो फ्रेश क्लेम कर रहे हो, जो आपने क्लेम किया ही नहीं अभी तक, वो आएगा यहाँ पर। पहला पॉइंट तो ये है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि इसको आप बोल सकते हो लेट क्लेम कर रहे हो। पहला पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा कि आप लेट क्लेम कर रहे हो, वो ITC आएगा। दूसरा है कि सप्लायर पर्टेनिंग टू 24-25 हाउएवर सप्लायर नहीं अपना वो फाइल नहीं किया, हैज़ नॉट रिपोर्टेड द कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेज इन GSTR 1 ड्यूरिंग द 24 एंड रिपोर्ट, सप्लायर ने लेट फाइल किया। भाई इस वाले केस में तो हमारे 2B में आ गया, बट हमने 3B में उसको क्लेम नहीं किया, 3B में बाद में क्लेम किया। दूसरा वाला केस ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे 2B में आया ही नहीं, वो हमारे 2B में ही लेट आया, हमारी जो पार्टी थी वही लेट लतीफ़ निकली, उसने लेट फाइल किया तो लेट नेक्स्ट ईयर चला गया, वो मार्च मंथ का था तो अप्रैल या मई के अंदर चला गया। तो उस वाले केस में वो वाला भी आपका रिपोर्ट किया जाएगा 8C के अंदर, ये आपका रिपोर्ट किया जाएगा। और ऑब्वियसली टेबल नंबर 13 में तो रिपोर्ट किया ही किया जाएगा करंट ईयर का ITC, जो नेक्स्ट ईयर में स्पेसिफाइड डेट तक आपने किया, टेबल 13 में तो जाएगा ही जाएगा वो, प्लस टेबल 8C के अंदर ये वाला आएगा। तो इसको आप बोल सकते हो लेट रिपोर्टिंग, दूसरी पार्टी ने रिपोर्ट ही लेट किया तो इस वजह से वो लेट हो गया है, और टेबल 13 के अंदर भी वो साथ के साथ रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 है कि विल द लेबल ऑफ 8B एंड डी लिंकिंग ऑफ टेबल 6H फ्रॉम 8B इन दी ऑटो पॉपुलेशन क्रिएट एनी डिफरेंस इन टेबल नंबर 8D। हाँ जी, एक और चेंज हो गया है टेबल 8 के अंदर जो कि अब आया है। यहाँ 6B एंड 6H हुआ करता था, 6H को अब रिमूव कर दिया गया है। 6H को जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 8B विल नॉट ऑटो पॉपुलेट बेस्ड ऑन द अमाउंट इन 6 will auto populate based on the amount reported in 6B only, 6B only. तो amount reported in the table 6H will not part of 8B. ITC which is reclaimed by the recipient will not appear in 2B again. भाई जो ITC आप रिक्लेम करते हो, मुझे एक बात बताओ, क्या वो GSTR 2B के अंदर आता है? नहीं आता है। अगर वो आता ही नहीं है तो 6 अगर आप यहाँ डालोगे तो डिफरेंस राइज हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे? मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पॉइंट। 6H को यहाँ से हटाने का रीज़न क्या है, मुझे एक बात बताओ। ये आपके 2B से आ गया, एक ITC आपने क्लेम किया, एक ITC फिर आपने उसको रिवर्स किया, फिर आपने उसको रिक्लेम कर लिया। इस पूरी चेन में आपके 2B में ये वाला ITC कितने बार जाएगा? केवल 1 टाइम जाएगा, 10 टाइम नहीं जाएगा, ओनली जाएगा 1 टाइम। अब अगर 1 टाइम जाएगा तो मुझे आप इस चीज़ का आंसर दो, 2B के अंदर अगर वो एक बार इनवॉइस गया, ठीक है, एंड एक बार जब वो इनवॉइस जाएगा, क्या रिक्लेम पे दोबारा वो इनवॉइस जाएगा 2B के अंदर? नहीं, 2B में तो जाएगा नहीं। यहाँ पे वो एक ही बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो एक बार तो बाइफर्केशन 6B में आप दे चुके हो ना, एंड रिक्लेम वाला ITC तो जाता ही नहीं है 2B के अंदर। अब रिक्लेम वाला ITC जब 2B में जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे अगर आप रिक्लेम लिख दोगे तो डिफरेंस अराइज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से रिक्लेम को 6H वाला पॉइंट होता है रिक्लेम का, उसको यहाँ से रिमूव किया गया, समझे।
अब थोड़ी सी चीज़ें GSTR 9 की मुझे लॉजिकल लगती हैं एज कंपेयर टू पहले वाला जो स्ट्रक्चर था। तो पॉइंट नंबर 18 ये चीज़ हमको समझाता है। पॉइंट नंबर 19 पे आइए कि गुड्स हैव बीन इम्पोर्टेड इन FY 24-25 एंड द ITC हैज़ बीन टेकन इन 25-26। भाई इस केस में हमको रिपोर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, अब ये ऑप्शन भी आपको टेबल 8 के अंदर दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसकी वजह से आपका डिफरेंस आई के अंदर अराइज नहीं होगा, HI डाल दिया गया है। IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने अवेल किया है वो पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑल्सो दिस ITC टेबल 13 में भी रिपोर्ट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज करंट ईयर का ITC अप टू स्पेसिफाइड डेट तक है, तो वो टेबल नंबर 13 के अंदर भी रिपोर्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 20 है विच वैल्यू इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टैक्स पेबल इन टेबल नंबर 9 के अंदर एज नेगेटिव लायबिलिटी टेबल हैज़ बीन इंसर्टेड इन GSTR 3B के अंदर अब नेगेटिव लायबिलिटी वाला टेबल भी आ गया है। तो ऑटो पॉपुलेट टैक्स पेबल GSTR टेबल 9 के अंदर क्या होगा, तो द टैक्स पेबल कॉलम इज कैप्चर फ्रॉम GSTR 3B फ्रॉम नेट लायबिलिटी। तो जो नेट लायबिलिटी आपकी आएगी ना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करके जो नेट वाला होता है वो नेट वैल्यू अब यहाँ पर आपकी कंसिडर की जाएगी। पहले नेगेटिव पहले था ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं था। अब आपका नेगेटिव के बाद में जो नेट वाली लायबिलिटी होती है वो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। इफ लायबिलिटी रिपोर्टेड इन टेबल 6(1) ऑफ GSTR 3B इज पॉजिटिव then such positive tax liability be auto populated in table number 9 under tax payable. However, if net amount in table 6.1 is appearing in negative, then no amount will be auto populated under tax payable. अगर नहीं है नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जीरो आएगा यहाँ पर। Further tax payable of column 9 of GSTR 9 is kept editable and therefore tax payer में change the value। अगर वो पेबल में कोई चेंज है तो वो आप वहाँ से कर सकते हो, और जो पेबल बनता है फिर उसको यहाँ डिफरेंस आ जाएगा टेबल 9 के अंदर। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो यहाँ से डिफरेंस आएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आप DRC 03 से पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 21 है वेदर लेबल चेंजिंग टू टेबल नंबर 12 एंड टेबल नंबर 13 डज हैव एनी चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। चेंज इन लेबल ऑफ टेबल नंबर 12 एंड 13 डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन रिपोर्टिंग कंपेयर टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उन्होंने वो चेंज किया, बाकी और कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 21 है विल देयर बी एनी एडिशनल HSN के केस में एक एडिशनल फैसिलिटी आ गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे साल का 1 और 1A का डेटा एंड आप HSN रिपोर्टिंग आप अच्छे से करोगे, ये वाली फैसिलिटी आ गई है। 65% वाला कंसेशनल रेट जो है वो रिमूव कर दिया एनुअल इसमें से। पॉइंट नंबर 33 है लेट फीस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इससे रिलेटेड जो है हमारे पास अभी सर्कुलर आया था। तो इसमें जो लेट फीस कैलकुलेट होगी वो होगी आपकी देखिए GSTR 9 अगर आपने लेट फाइल किया है तो GSTR 9 तक पहले आपको काउंट करना है, और फिर अगर आप GSTR 9C भी लेट करोगे तो 9C के लिए जो डेट चालू होगी वो आपकी चालू होगी GSTR 9 से। जैसे ये वाला केस देखिए कि और दोनों में अब आपकी 9C के अंदर जो लेट फीस का कॉलम डाल दिया गया, 9C में भी लेट फीस लगेगी। अभी तक केवल 9 में लगती थी, अब 9C में भी लगेगी, क्योंकि लोग क्या करते थे जैसे GSTR 9 लेट फाइल करी, अब 9 फाइल कर दी, उसके 2 हफ्ते तक 9C फाइल ही नहीं हो रही है। तो 9 वो जो सिस्टम का कैप्चर करता था वो खाली 9 का कैप्चर करता था, तो इसीलिए लेट फीस खाली 9 की लगती थी। अब 9 की और 9C की दोनों की लगेगी। जैसे 9 में आपने डिले किया, ये आपकी 31 दिसंबर लेट सपोज आपकी डेट है, और ये आपकी 9 की डेट होती है। इसके बाद लेट सपोज आपने 10 जनवरी को फाइल की GSTR 9 R9 फाइल की, एंड 12 जनवरी तक आपने जो है 9C फाइल कर दी। तो इस केस में लेट फीस कैसे लगाई जाएगी, 200 रुपीज़ पर डे लगेगी। GSTR 9 में आपको काउंट करना होगा 10 डेज़ की लेट फीस, और 9C में 2 डेज़ की लेट फीस आपकी 9C में लगेगी, और 10 डेज़ की लेट फीस आपकी 9 में लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़ टोटल, ये आपकी लेट फी लगेगी। सर 9C में तो कोई लेट फीस का वही नहीं था, 9C के अंदर भी लेट फीस का कॉलम टेबल जो है वो ऐड कर दी गई है। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये टेबल आपको दिख रही होगी, ये रिसेंटली भी ऐड की गई है। लेट फी पेबल एंड पेड, ये आपकी 9C की जो लेट फीस है वो यहाँ पर आएगी, 9 वाली नहीं, 9C की जो लेट फीस है। कंसेप्ट समझ गए ना, 9C में लेट फीस जो ये वाली लेट फीस है वो आएगी, 9 की जो लेट फीस है वो तो 9 में ही जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपको बाइफर्केशन 9 और 9C के लेट फीस का भी करना होगा। पॉइंट नंबर 24 मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये वही आपका रिक्लेम से जुड़ा हुआ है। रिक्लेम के लिए मैं सेपरेट सेशन दूंगा, उसमें मैं आपको ये कंसेप्ट जो हमने अभी बिल्ड किए इसको भी दोबारा से पढ़ाऊंगा, और रिक्लेम वाले को भी एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रिक्लेम वाले समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इन्होंने वैसे एग्जांपल दिए हुए हैं,
बट मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से एग्जांपल लेकर के आऊँगा, वो आपको समझ में आए होंगे। ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, ले लीजिएगा। नोट्स क्या है तो एडवाइजरी वो है, FAQs है जो GST ने इशू किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल सेशन रहा होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कंटेंट आपको पसंद आया, प्लीज़ डू कंसिडर फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।